सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ इस वीडियो में केवल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया है जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आप लोग अपने दोस्तों को बुला लीजिए। ठीक है, आज का ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। तो आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, और आपको लगाना है दिमाग। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कह रहा है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। अब ऊष्मा का प्रवाह कब होगा, आप लोग बताइए, ऊष्मा का प्रवाह कब होगा। मान लीजिए कोई वस्तु, कोई ये एक वस्तु है, ठीक है, ये दूसरा वस्तु है। ठीक है, इसमें भी 100 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा है, इसमें भी 100 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा है। तो बताओ अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो ऊष्मा का प्रवाह होगा कि नहीं। आप लोग बताइए, ऊष्मा का प्रवाह होगा कि नहीं। नहीं ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक पाइप ले लीजिए, कोई एक पाइप ले लीजिए, ठीक है, एक पाइप ले लीजिए, इसे भी भर दीजिए और इसे भी भर दीजिए, या एक बोतल ले लीजिए, कोई भी एक बोतल ले लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, कोई एक बोतल ले लीजिए और दूसरा भी बोतल ले लीजिए। ठीक है, और दोनों में पानी भर दीजिए। ठीक है, दोनों में फुल फुल एकदम पानी भर दीजिए। ठीक है, आप बताओ इसमें में से पानी इसमें जाएगा, इस बोतल में से पानी इसमें जाएगा कि नहीं। नहीं जाएगा ना। और इस बोतल में से पानी इसमें आएगा कि नहीं। नहीं आएगा, क्योंकि ये फुल भरा हुआ है। और जब फुल भरा रहेगा तो ना तो पानी का आदान प्रदान होगा, ना ही कुछ होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसे भी समझना है। ठीक है, कैसे, देखो अगर कोई एक बोतल है, मान लीजिए कोई एक बोतल है, ये फुल भरा हुआ है। ठीक है, ये फुल भरा हुआ है, और ये दूसरा बोतल है, ये आधा भरा हुआ है। क्या है, ये आधा भरा हुआ है। तो अगर इसमें में से पानी इसमें गिराएंगे तो पानी कब तक जाएगा, जब तक ये फुल हो जाएगा। जब ये फुल हो जाएगा तब पानी जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना है, इसी प्रकार आपको इसे समझना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ये बर्फ़ है। ठीक है, ये क्या है, बर्फ़ है। ठीक, ये बर्फ़ है, और ये आपका कोई भी गर्म लोहा है। क्या है, कोई गर्म लोहा है, ये गर्म लोहा है। ठीक है, ये गर्म लोहा है। ठीक है, अगर आप लोग बर्फ़ पर गर्म लोहा को रखोगे तो ये ठंडा हो जाएगा कि नहीं। ये ठंडा हो जाएगा कि नहीं, ठंडा होगा ना। तो ऊष्मा का प्रवाह हुआ कि नहीं, अगर ठंडे से गर्म की ओर, ठीक है, जो गर्म होगा वो ठंडे की ओर जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखते हो कोई भी चीज़, जैसे आपका हाथ ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसे ठंडे की तरफ लेकर जाते हैं तो अनुभव होता है, क्योंकि आप उसे ठंडी चीज़ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जो गर्म चीज़ होगा वो ठंडी चीज़ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो वही चीज़ आपको करना क्या है, उसमें ताप में अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके ताप में, अगर दो वस्तुओं का ऊष्मा का प्रवाह करना है तो उसके ताप में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है, मान लीजिए कोई चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है और ये 60 डिग्री सेल्सियस गर्म है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो इन दोनों को अगर मिला दोगे तो 100 प्लस 160/2 कितना हो जाएगा, 160/2, मतलब 80-80 दोनों में हो जाएगा। ऊष्मा कितना हो जाएगा, दोनों में 80-80 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब इसके बीच क्या होना चाहिए, तापांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तापांतर होना चाहिए। समझ में आया। जब तक तापांतर नहीं होगा, जब तक आप लोग आदान प्रदान नहीं कर सकते ऊष्मा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इतना समय क्यों लिया, क्योंकि आपको समझाने में लिया। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हिम मिश्रण का ताप केल्विन मापने पर, अगर कोई भी हिम मिश्रण है उसका ताप केल्विन में मापने पर कितना आता है, इतना आता है, 240 केल्विन। तो इसका सेल्सियस माप क्या होगा। तो पहला नंबर, इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या होता है, C/5। क्या होता है, C/5, F -32/9। उसके बाद क्या होता है,
के माइनस 273 क्या होता है, के माइनस 273 अपान में 5। अब देखो ये आपका फ़ारेनहाइट है, क्या है ये आपका फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट इसमें पूछा नहीं है, केवल सेल्सियस और केल्विन के बारे में पूछा है, तो फ़ारेनहाइट को हटा दीजिए। चलिए फ़ारेनहाइट को हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका फुल सूत्र मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो केल्विन, केल्विन माइनस 273, ठीक है, क्या हो जाएगा 273 और यहाँ पर क्या 5 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा केल्विन माइनस 273। केल्विन का मान आपको 240 दिया गया है, कितना दिया गया है 240 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 240 रख दीजिए और माइनस 273, ठीक है। तो सी बराबर कितना आएगा, सी बराबर कितना आएगा आप लोग बताइए। जब यहाँ पर 240 को और 273 को घटाओगे, क्या करोगे 240 को 273 को घटाओगे तो माइनस में 33 आएगा, कितना आएगा माइनस में 33 सेल्सियस, ठीक है, माइनस में 33 सेल्सियस इज राइट आंसर। आपको इसी प्रकार लगाना है ये सवाल, ठीक है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आप लोग जरूर से ज़रूर लगाइएगा। और वो जो सूत्र मैंने आपको ऊपर लिख कर दिया था उस सूत्र को भी आप लोगों को बेहतरीन ढंग से लर्न कर लेना है, क्योंकि वो सूत्र से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर पूछता हूं, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर सवाल, लेकिन इस सवाल में सूत्र कुछ अलग लगने वाला है, कुछ सूत्र अलग लगने वाला है। देखो ये क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के ताप में अंतर, अगर दो वस्तुओं के ताप में अंतर दे दे तो उसमें क्या पूछेगा आपको, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पूछेगा, क्या पूछेगा सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पूछेगा। तो आपका सूत्र क्या हो जाता है, आपका सूत्र हो जाता है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है सूत्र में। देखो क्या हो जाता है, डेल्टा सी अपान 5 हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा एफ अपान क्या हो जाता है 9 हो जाता है। बस यही आपको करना है। आपको फ़ारेनहाइट दिया गया है, कितना दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री दिया गया और सेल्सियस आपको बताना है, तो डेल्टा सी अपान 5 और यहाँ पर आपको कितना दिया गया है 45 दिया गया है, तो ये 45 हो जाएगा बटा 9, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45, ठीक है। तो डेल्टा सी बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा सी बराबर 55 25, कितना आ जाएगा 25 सेल्सियस इज राइट आंसर, कितना आ जाएगा डेल्टा सी बराबर 25 सेल्सियस इज राइट आंसर। ये आपका दो वस्तुओं के बीच का अंतर होता है, ताप में बीच का अंतर होता है, ठीक है। जो सूत्र है ये जो सूत्र है दो वस्तुओं के बीच के अंतर के सूत्र है, ठीक है, दो वस्तुओं के लिए, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच के अंतर का सूत्र, ठीक है, जो उसके ताप में अंतर होता है उसका सूत्र है ये। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कभी भी दो वस्तुओं के बीच के अंतर का सूत्र अगर इस प्रकार अगर आपको पूछ ले कि उसका अंतर क्या होगा, तो आपको ये सूत्र लगाना है, ना कि ऊपर वाला सूत्र जो मैंने आपको बताया था वो नहीं लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है पहला नंबर सवाल, यहाँ पर आ गया अगला नंबर सवाल, ठीक है। इस सवाल के बारे में बात करते हैं। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, गर्म करने पर एक वस्तु का ताप इतना सेल्सियस में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह वृद्धि होगी, फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितनी वृद्धि होगी। तो देखो पहला नंबर आपको सूत्र लिखना है, सी अपान 5 बराबर क्या होता है एफ माइनस 32 अपान में 9, ठीक है। इस सूत्र पर आपको लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या दे दिया गया है, आपको 40 सेल्सियस, सेल्सियस का मान 40 दे दिया गया है, तो 40 लिख दीजिए और अपान में 5 एफ माइनस 32 अपान में 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 8 40, ठीक है, 8 आ गया और 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, कितना आया 72, ठीक है। ये 72 बराबर क्या हो जाएगा एफ माइनस 32, ये आपका सूत्र है, ठीक है। एफ माइनस 32 बराबर कितना आ गया 72 आ गया, कितना आ गया 72 आ गया। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 72 प्लस 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 प्लस 32 होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 72 प्लस 32, आप देखो यहाँ पर 72 प्लस 32 कितना होगा,
यहाँ पर 4 और यहाँ पर 100, 104 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट कितना हो गया? 104। लेकिन आपको ये सूत्र नहीं लगाना है, क्योंकि इसे आप लोग समझिए। पहले नंबर, इस सूत्र पर नहीं लगाना है आपको। क्यों? क्योंकि इस सूत्र पर इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर गर्म करने पर एक वस्तु का ताप इतना वृद्धि होता है। क्या होता है? अंतर है, कुछ ना कुछ अंतर है, सेल्सियस में कुछ ना कुछ अंतर है, 40 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर पैमाने में वृद्धि बताना है आपको, तो आपको ऊपर वाला ही सूत्र लगाना है, डेल्टा सी बराबर डेल्टा सी अपान 5 और डेल्टा एफ अपान 9, ठीक है। क्या होगा? डेल्टा एफ अपान 9। लेकिन वो भी सवाल सही है, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार ही लगाना है सवाल को, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार सवाल को लगाओगे तभी आपका लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 40, ठीक है। क्या दिया गया है? 40 दिया गया है, 40/5। और यहाँ पर आपको डेल्टा एफ निकालना है, ठीक है। डेल्टा एफ यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 5 8 40, ठीक है। 9 8 72, तो डेल्टा एफ बराबर कितना हो जाएगा? 72 इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 72 इज राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्वेश्चंस? मैंने आपको बताया है कि अगर वृद्धि या ताप में अगर अंतर आपको दिख रहा है, ताप में अंतर आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। क्या दिख रहा है? अगर ताप में अंतर दिख रहा है तो आपको यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सूत्र आपके लिए, ठीक। चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल के बारे में बताइए आप लोग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के ताप में इतना अंतर है तो उसके परम ताप क्रम में अंतर क्या होगा, परम ताप क्रम में अंतर क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब इसे कैसे लगाओगे इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अब इसका भी सूत्र देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी ताप में अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है? इसमें भी ताप में अंतर दिया गया है। तो देखो दो वस्तुओं के ताप में अंतर सेल्सियस दिया गया है ना, तो इसे आपको परम तापक्रम में अंतर बताना है, मतलब केल्विन के तापक्रम में अंतर बताना है। तो देखो यहाँ पर इसका सूत्र होता है C बराबर के। क्या होता है? डेल्टा C बराबर डेल्टा के। क्या होता है? डेल्टा C बराबर डेल्टा के इज राइट आंसर, ठीक है। डेल्टा C बराबर डेल्टा के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा C का मान आपको 25 दिया गया है, तो डेल्टा के का मान आपका कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। उसके परम तापक्रम में यह अंतर होगा, कितना होगा? यह अंतर होगा 25 केल्विन का। कितना होगा? 25 केल्विन का इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है, क्योंकि परम इसमें अंतर बताना है और अंतर का सूत्र हमेशा डेल्टा में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हमेशा डेल्टा में लिखा जाता है। और आप लोग आसान वे में पढ़िए, ठीक है, कोई आपको इधर उधर नहीं करना है और आसान वे में पढ़ना है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमापी के एक एक खाने के मान में अनुपात होगा, एक एक खाने के मान में अनुपात होगा। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, सेल्सियस, ठीक है, अपान में 5, ठीक है, डेल्टा एफ अपान में 9, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के तापमान मापी में तो एक एक के बताना है। तो देखो आपको क्या, फ़ारेनहाइट ऊपर रहेगा तो फ़ारेनहाइट ऊपर, तो सेल्सियस यहाँ पर ले आइए, ठीक है। सेल्सियस कहाँ पर लाना है आपको? यहाँ पर ले आना है 9 के स्थान पर, और 9 को ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/5 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ अपान डेल्टा सी। क्या हो जाएगा? डेल्टा एफ अपान डेल्टा सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अनुपात कितना आया? 9/5। कितना आया? 9/5 इज राइट आंसर, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर लेकर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस सवाल को लगाना है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मात्र 29 रुपये में मैंने अपना कोर्सेस लॉन्च किया है, ठीक है। और इस कोर्स को मैंने बहुत हूबहू पढ़ाया और इसमें मैंने आपको वो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको इस मात्र 29 रुपये में मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शंस दिया होगा, ठीक है। ज्वाइन बटन का ऑप्शंस दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग 29 रुपये वाला टॉक टाइम आप लोग कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो जाइए, वहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल भी कराए हैं और चैप्टर वाइज थ्योरी भी और प्लस इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब रही बात आप लोग को PDF कहाँ पर मिलेगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डेली टेस्ट भी होता रहता है और आप लोग वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं और अपना जो ज्ञान है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब मैं इस सवाल को लगाता हूँ और ये सवाल कह रहा है सिंपल भाषा में पढ़कर लगाया जाए इस सवाल को, ठीक है। तो देखो, ये सवाल कह रहा है सिंपल, देखो क्या कह रहा है। वह ताप जिस पर केल्विन ताप, ठीक है, केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दुगना होता है, ठीक है। जो केल्विन ताप का मान होता है वो सेल्सियस ताप का मान के मान का दुगना होता है, ठीक है। के मान का दुगना होता है। जो केल्विन ताप का मान होता है, ठीक है, वो सेल्सियस ताप के मान का दुगना होता है। तो कैसे होगा, इसको आपको बताना है। तो सिंपल, यहाँ पर आपको क्या करना है, C अपान क्या हो जाएगा, C अपान 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, K अपान -273 क्या हो जाएगा, -273 अपान में 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो C बराबर K -273 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा है, केल्विन, केल्विन का मान जो होता है वो सेल्सियस के मान से दुगना होता है। तो कब होगा दुगना, बताओ कब होगा दुगना। तो आपको सेल्सियस का मान बताना है, तो यहाँ पर बताइए। तो केल्विन कितना हो जाएगा, 2C, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2C -273, ठीक है। तो ये इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -C बराबर 273, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो C हो गया ना। अब ये तो केवल एक गुना रहेगा, लेकिन जो केल्विन पैमाना है, जो केल्विन मान है वो सेल्सियस का कितना होता है, दुगना होता है। तो 2C हो जाएगा, ठीक है, -273। अब 2C को इस तरफ लेकर आएंगे तो C -2C बराबर क्या हो जाएगा, -273, ठीक है। तो यहाँ पर -C बराबर क्या हो जाएगा, -273 सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -273। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 273 सेल्सियस इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 273 सेल्सियस इज राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 273 सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और आसान वे में इस सभी सवाल को लगाइए, ठीक है। चलिए, अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब 8वां नंबर सवाल देखिए, ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है और व्यक्ति से प्रतिबिंब की मध्य के बीच की दूरी क्या होगी, मध्य बीच की दूरी क्या होगी। तो सिंपल है ये क्वेश्चंस। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो भी कितने मीटर दूरी पर, 3 मीटर दूरी पर, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी। तो बताओ समतल दर्पण में क्या करता है, समतल दर्पण क्या करता है, जितना आगे वस्तु होगा, ठीक है, दर्पण के सामने जितना आगे वस्तु होगा उतना ही पीछे वो उसका उतना ही प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनाता है। जैसे ये 3 मीटर है ना, ये 3 मीटर दूरी पर है वस्तु दर्पण से, तो ये पीछे जो दर्पण के पीछे कितने मीटर दूरी पर बनाएगा, 3 मीटर ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कह रहा है वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, आप लोगों को बताना है। तो बताओ यहाँ पर 3 और 3 कितना होगा, 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, 6 मीटर दूरी पर होगा। अगर यहीं पर पूछता, यहीं पर आपका ये चीज़ कह देता कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति से नहीं, जो दर्पण है, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, तो आपका 3 होता। लेकिन जो कह रहा है वस्तु से
वस्तु से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, तो आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि दुगना हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, तो अगर ये 3 मीटर पर बनना है तो 3 मीटर ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर देख लो, दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है ये एग्जामिनर ने, दिमाग लगाया, क्या कहा, व्यक्ति से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अगर ये 3 मीटर है यहाँ पर, तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। कितने मीटर पर बनेगा, 6 मीटर पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। ये दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। एग्जामिनर को चूतिया आपको बनाना है, ठीक है। आप खुद चूतिया मत बनिए, ठीक है। आपको एग्जामिनर को चूतिया बनाना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप लोग पॉलिटेक्निक सफ़र से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब एग्जामिनर ही चूतिया है। पहला नंबर वो एग्जामिनर ही, ठीक है। जो बनाएगा क्वेश्चन बनाएगा वही चूतिया है, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ चुके हो ऑलरेडी मैंने आपको जो दिमाग लगाना था वो मैंने आपको ऑलरेडी लगाकर बता दिया हूँ, ठीक है। चलो अब अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर देखो 9वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चंस कह रहा है 72 अंश के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या। अब देखो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालना है। n बराबर क्या होता है, n बराबर 360 अपान में n होता है। क्या होता है, अपान में थीटा होता है। क्या होता है, अपान में थीटा -1, ठीक है। क्या होता है, -1। अब यहाँ पर देखो 72 अंश के कोण पर झुके हुए वस्तु, 72 अंश के कोण पर झुके हुए वस्तु, ठीक है। अब ये सूत्र होता है, n क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या, तो 360। अब कोण आपको दिया गया है 72, ठीक है। कितना दिया गया है, 72 दिया गया और -1। अब 72 से काटेंगे 360 तो कितना होगा, आप लोग बताइए। 36 दूना 72, तो 36 क्या हो जाएगा, 36 से कम 36 हो जाएगा और दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और 5 - 1 n बराबर कितना आएगा, 5 - 1, और 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या 4 बनेगी। कितनी बनेगी, प्रतिबिंबों की संख्या 4 बनेगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा समतल दर्पण में, ठीक है। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अगर दो समतल दर्पण 72 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या, अगर कोई बीच में वस्तु है तो वहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 4 बनेगी, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो वह अपने प्रतिबिंब जिस वेग से दूर भाग रहा है वो कितने वेग होगा, उसका वेग कितना होगा। तो देखो पहला नंबर, आप लोग एक दर्पण बनाइए, ठीक है। ये दर्पण हो गया। मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु या मनुष्य है, वो भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड वेग से भाग रहा है, ठीक है। तो ये 3 मीटर पर सेकंड वेग से ये तो भाग ही रहा है, और ये तो जो दर्पण के पीछे इसका वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ये भी भागेगा कितना, इसके दुगना, ठीक है, इसके दुगना। क्योंकि अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा, दुगना होगा, और दुगना होगा तो ये आपका कितना दूरी भागेगा, ये भी आपका दुगना भागेगा। तो कितना मीटर पर सेकंड के वेग से भागेगा, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से भागेगा। इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड के वेग से। इसका राइट आंसर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चंस, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। क्या होती है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अगर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, आप लोग बताइए। परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो मान लीजिए कोई समतल दर्पण है ये, ठीक है, ये क्या है, कोई समतल दर्पण है और इस पर क्या हो रही है, कोई लंबवत आपतित हो रही है, कोई किरण क्या है, लंबवत आपतित हो रही है। तो ये जिस रास्ते पर आई है उसी रास्ते पर ये लौट जाएगी। मतलब वहाँ पर कौन सा अंश बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को। चलिए अब इसके बारे में बताइए 12 नंबर क्वेश्चंस। 12 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है।
क्या होती है, अनंत होती है। उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को समझना है आप लोगों को। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, यदि दो समतल दर्पण प्रतिबिंब की संख्या होगी, समतल दर्पण को प्रतिबिंब की संख्या होगी कब, जब समांतर रखा जाए। ठीक है, दोनों समतल दर्पण क्या रखा जाए, समांतर रखा जाए, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो बताओ उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। अब देखो जब समांतर समतल दर्पण को समांतर रखा जाएगा तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोग n बराबर क्या पढ़े हो, 360, क्या पढ़े हो, 360 थीटा, क्या पढ़े हो, 360 अपान थीटा -1, क्या पढ़े हो, 360 अपान थीटा -1। ठीक, अब एक चीज़ और भी ध्यान में सुनिए, एक चीज़ और ध्यान, 0 भी होगा जब समांतर रखा जाएगा, समांतर रखा जाएगा, अगर कोई चीज़ समांतर रखा जाता है तो उसके बीच का कोण 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, यहाँ पर 180 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, यहाँ पर 180 लिया जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाएगा, यहाँ पर 180 लिया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए 360 अपान में 180 कर दीजिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, -1। ठीक, तो 180 2 आ जाएगा, तो 2 - 1 कितना होगा, 1 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 1 इज राइट आंसर। तो यहाँ पर कितना प्रतिबिंब बनेगा, केवल एक प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, केवल एक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दो शीशे को अगर ऊपर नीचे कर दोगे और उस पर एक आदमी खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, एक ही प्रतिबिंब बनेगा ना। तो वहाँ पर कितना प्रतिबिंब बनेगा, केवल एक प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अगले नंबर सवाल पर देखते हैं, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब जो 60 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, तो दो समतल दर्पण के बीच में रखा गया है, तो इस बल्ब का प्रतिबिंब कितना होगा। तो सिंपल है, फिर से यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 360 -n माइनस थीटा, क्या 360 अपान थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने डिग्री सेल्सियस पर झुकी हुई है, 60 डिग्री सेल्सियस पर झुकी हुई है, तो 60 रख दीजिए और -1, तो 0 से 0 कैंसिल, छक्का 36। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 - 1 कितना होगा, 6 - 1 मतलब 5 आपका बनेगा दर्पण, क्या बनेगा, बल्ब का 5 बल्ब का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बल्ब का कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट करना है। ठीक है, अब चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्न में से किस रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। किस रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ बैगनी, ठीक है, बैगनी रंग का प्रकाश का परिकिरण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका, ठीक, उसके बाद उससे कम इसका होता है। ठीक है, इससे कम होता है, इससे कम, ठीक है, इससे कम होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, इससे कम होता है। ठीक है, इसका पीले का उससे भी कम होता है। फिर लाल का सबसे कम होता है। क्या होता है, लाल का सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और हाँ, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 29 रुपये में मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर वहाँ पर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज। ठीक है, तो जाइए कोर्सेज ज्वाइन करिए। आप लोग अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहीं पर बाज़ार में जाओगे तो 29 रुपये क्या, आप लोग 100 से 150 रुपये खर्चा कर सकते हो, लेकिन अपने ऊपर अगर अपने ज्ञान के ऊपर खर्चा करना है तो मात्र 29 रुपये में अगर आप लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो जाइए वहाँ पर एजुकेशन बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, तो जाइए वहाँ पर अगर कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अब रही बात आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर डेली टेस्ट भी होता रहता है और टेस्ट भी वहाँ पर आप लोग जाकर दे सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो शेयर भी कर दो। ठीक है, ताकि वो भी आप लोगों की तरह आएँ और अच्छी तरीके से एजुकेशन लेकर यहाँ से जाएँ। ठीक है, तो आप लोग अगर टॉप के कॉलेज में पढ़ना है तो आप लोग हमारे वीडियोज़ को ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर उस वीडियो को देखना है तो जाइए देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखा हूं। तो जाइए वहां पर पढ़िए और आसान वे में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपको टॉप का कॉलेज लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।